अब हमने चरक क्लैरिटी ओशन इसके अंतर्गत भेषज चतुष्क हमारा कंप्लीट हुआ है। स्वस्थ चतुष्क अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। आज दूसरा तस्याशीति अध्याय भी उसका पारायण हो गया है। तो मात्राशीति और तस्याशीति इस दोनों को अध्याय का मिलके आज मैं आपको जिस्ट देने की कोशिश करूंगा कि इसको प्रैक्टिस में क्लिनिकली कैसे यूज किया जाए। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज इम्प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल कुछ बताइए, थेरेटिकल मत बताइए। चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में एक भी चीज, नॉट अ सिंगल वर्ड इज इम्प्रैक्टिकल। आपकी प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस श्लोक का भी जो बता रहा हूँ उसका भी रेफरेंस इसी अध्याय में है। मात्राशीति अध्याय का श्लोक नंबर 6 कहते हैं, न च एवं उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्ये। उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसे ही कहने के लिए बातें बना रहे हैं, कुछ भी श्लोक लिख रहे हैं, ऐसा लग सकता है शिष्य को भी। तो उन्होंने कह दिया है वहां पर उसके समाधान के लिए, न च एवं उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्येत। कोई भी चीज अकारण में नहीं बताऊंगा। डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है, लॉजिक है, रीजनिंग है। या लॉजिक नहीं भी है तो आपके काम की चीज है, आपको बाद में समझ में आएगी, अभी शायद समझ में नहीं आ रही है, या आपके लिए उपयुक्त है। हर चीज लॉजिक से ही तोड़ फोड़ के देखी जाए वो जरूरी नहीं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। ऐसे ही बात वाग्भट भी कहते हैं भग्न चिकित्सा में, यथा स्यात् उपयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते। जो चीज काम की है वही मैं बताऊंगा, जो चीज काम की नहीं है आपके लिए वो मैं बताऊंगा नहीं। तो ग्रंथ पे इस श्रद्धा से, इस आदर से हमें पढ़ना है। और इसी से प्रज्ञा विशुद्धि होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब हम स्वार्थ के लिए संहिता पढ़ते हैं, सिर्फ खुद के लिए पढ़ते हैं, तब आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। लेकिन प्योर विजडम चाहिए है तो शास्त्र को श्रद्धा से पढ़ो, जैसा है वैसा पढ़ो। और हर एक शब्द पे जब श्रद्धा होती है ना, तो वो श्रद्धा आपसे बात करता है, गुफ्तगू करता है। हर एक शब्द के मायने होते हैं। प्रोवाइडेड दैट यू आर लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। अर्निंग के लिए लर्न नहीं कर रहे। और ऐसा पढ़ोगे तो अपने आप पैसे तो मिलता ही है, हर चीज मिलती है। ये शास्त्र का परम आदर बहुत जरूरी है। तो माता शितीय स्वस्थ चतुष्क का पहला अध्याय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हर एक चतुष्क है उसका फर्स्ट अध्याय तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो हर एक चतुष्क का फोर्थ अध्याय होता है उसे शिखर अध्याय कहा जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ विशेष अर्थ छुपा होता है। तो षड विरेचना शितीय ये जो अध्याय है उसमें महाकषाय का वर्णन विशेष अध्याय है। इंद्रिय उपक्रमणीय एट्थ अध्याय विशेष अध्याय है, क्योंकि वहां पर इंद्रिय मन बुद्धि की बात छेड़ी गई है। और प्रज्ञा अपराध ये जो है सभी व्याधियों का मूल है। तो जिसने इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय मास्टर कर लिया खुद के लाइफ में, वो खुद की लाइफ तो एनहांस करेगा ही, लेकिन लोगों का प्रज्ञा अपराध दुर्गुणों का कैसे दूर करना ये भी उसे टेक्निक समझ में आ जाएगी। वात कला के लिए ट्वेल्थ अध्याय, निर्देश चतुष्क का शिखर अध्याय। जिसको वात संकल्पना समझ गई उसको आयुर्वेद समझ गया। राइट, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुओ मल धात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत। 16 अध्याय, स्वभाव परमवाद जिसमें है चिकित्सा प्राभृतीय। जिसको स्वभाव परमवाद समझ में आ गया उसको धातु साम्य कैसे करना ये कंसेप्ट समझ में आ गई। 20वां अध्याय महारोगाध्याय, रोग किस प्रकार से मैनिफेस्ट होते हैं, रोगों का संख्या संप्राप्ति विशेष किस प्रकार से समझना है, ये जिसमें समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर संख्या का निर्देश है। संख्या ये परादि गुण है, चरक सूत्र 726-27। परादि गुण ये सिद्धि उपाय गुण है। जिसे मैथमेटिक्स समझ में आ गया चरक का, वो किसी भी रुग्ण का कोई भी मैथ सॉल्व कर सकता है व्याधि का। राइट। 24वां अध्याय विधि शोणितीय शिखर अध्याय, रक्त धातु। रक्त धातु प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, धातु क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। तो जहां जहां पर प्राण है, जहां जहां पर धातु का निर्माण है, वहां पर रक्त की जरूरत है, इसलिए रक्त को तो समझना बहुत जरूरी है। विविध शीत पीतीय 28 अध्याय, आहार किस प्रकार से खाना चाहिए, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ही बारकाई से वर्णन है। और बाद में बचे हुए दो संग्रह अध्याय 29 और 30 कि जिसमें अर्थ विज्ञान बताया गया है कि हृदय एक्सपर्ट आपको कैसा बनना है, सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस आप आयुर्वेद में कैसे कर सकते हो, इस प्रकार का वर्णन है। तो इन अ नटशेल देखिए किस प्रकार से रचना की है, क्या उसके पीछे का लॉजिक होगा। इजंट इट अमेजिंग। टाइप कीजिए, व्यक्त होइए, आपको कैसा लगता है। गलत लगता है तो आप गलत भी टाइप कर सकते हैं, बट इट इज रियली रियली फैंटास्टिक।
हमारे सोच के परे है ये सब चीज़ें। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि मंद है। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी वो सोचो आपको किस लेवल से ये चीज़ें समझा पाएगा, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो अभी मात्राशितीय की ओर ज़रा जाते हैं। जैसे मैंने बताया एक-एक शब्द इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ चतुष्क है, इसका मतलब स्वस्थ रहने के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आपको आ गई या पेशेंट को कन्विंस कराते आ गई, तो आधी जंग आपने इधर ही जीत ली। इसलिए एक शब्द का महत्व है। ये भी बात आपने समझ ली है, कन्विंस हो गए आप, तो आप इस चीज़ को एम्फसाइज़ करोगे खुद के लाइफ़ में भी, पेशेंट के लाइफ़ में भी। और जब आप उसको एम्फसाइज़ करोगे, तब उसको इम्पोर्टेंस पता चलेगा। ये अगर आपने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता ठीक से या आपको शब्द पे श्रद्धा ही नहीं होती, तो आप उसको इतना डिटेल में बोलते ही नहीं, आप उसको बोलते थे बस खाना खाओ ठीक से। लेकिन क्योंकि ये मात्रा सी स्यात् पहला शब्द है, तो आप उसको बार-बार बताओगे कि मात्रा में खाओ। भले ही आप गलत चीज़ खाओ, लेकिन मात्रा में खाओ, इतना दोष नहीं करेगा, राइट? और मात्रा शब्द का अर्थ सिर्फ परिमाण इस अर्थ में नहीं है। तो चक्रपाणि की टीका है, लास्ट में वो कहते हैं, एक सेकंड, 4th श्लोक की एंड में टीका है, तदेवं सर्वगुण संपन्न आहारो मात्रा व अणुच्यते। सर्वगुण संपन्न आहार होना ही मात्रा है। ये मात्रा शब्द का एक अलग अर्थ हो गया, अलग डायमेंशन हो गया। वास्तव में मात्रा शब्द का अर्थ होता है मियते अनया इति मात्रा, है ना? परिमाण के अनुसार जो भोजन किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। सिंपल, कितना क्वांटिटी में खाना है, इसका सब वर्णन आगे विमान स्थान में किया हुआ है। तो बेसिकली ये कॉमन सेंस से भी बहुत लोगों को समझ में आता है कि कब तक खाना है, कब रुकना है, ये समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कितना खाना चाहिए, खास करके प्रमेह के पेशेंट उसी के वजह से होते हैं। प्रमेह चिकित्सा अध्याय यदि आप पढ़ोगे तो निडद्रुम इव अंडजाः इस प्रकार का एक श्लोक है, वो बाद में पढ़िएगा। निडद्रुम इव अंडजाः। और ग्रहणीय अध्याय में भी एक श्लोक है, सलोल्यात् लभते शीघ्रम। लौल्य के कारण कोई भी व्याधि फास्ट होता है, और प्रमेह भी ये लौल्य प्रधान व्याधि है। ग्रहणी भी लौल्य प्रधान व्याधि है। ये सब व्याधियाँ कहीं न कहीं मात्रा से रिलेटेड है। अमात्रा में सेवन, विषम मात्रा में सेवन, अति मात्रा में सेवन खास करके, ये संतर्पण व्याधियों का मूल है। परिमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। परादि गुणों को हम बहुत बार भूल जाते हैं। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च, इस प्रकार का जो श्लोक दिया गया है। और परादि गुणों को सिद्धि उपाय गुण कहा गया है। यानी कि आपको श्योर शॉट सक्सेस सिद्धि चाहिए है क्लिनिक में, प्रैक्टिस में, तो आपको परादि गुण को समझना है। यानी कि क्या करना है, अवेयरनेस चाहिए। हर जगह पे आपको पर क्या है, अपर क्या है, श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है, युक्ति क्या है, संयोग क्या है, गणित क्या है, संख्या क्या है, संयोग, विभाग, पृथकत्व क्या है, परिमाण क्या है। ये जहाँ-जहाँ पर रेफरेंसेस आते हैं तो आपका एक बल्ब लगना चाहिए कि अरे हाँ, ये परादि से रिलेटेड है, इसका मतलब ये सिद्धि से रिलेटेड होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रेस देना है। इस प्रकार से ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो डेफ़िनेटली सिद्धि मिलेगी। तो मात्रा शब्द से ही आपको परादि गुण का परिमाण इस शब्द का ग्रहण हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट को समझाना। वो हम बाद में देखेंगे त्रिविध कुक्षीय में कि कितना आहार खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है। पर या फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना काफ़ी है कि आप मात्रा में खाओ, थोड़ा-सा भूख शेष रख कर खाओ, है ना? इसमें से भी बहुत चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परतंत्र दोष प्रकोप का सबसे बड़ा हेतु है अतिमात्राशण। अतिमात्राशण करोगे तो तीनों दोषों का प्रकोप होने वाला है। और अमात्रा भी, अमात्रा वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, बहुत विषम कम करते हैं, डाइटिंग के नाम पर कम खाते हैं, तो उनकी भी धातुओं की निर्मिति अच्छी नहीं होने वाली है। तो उन्हें भी हमें सही मार्गदर्शन करना है। इसीलिए नित्य सेवनीय द्रव्य का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि हमें पहले तो फॉलो करना है। हम चरक को मानते हैं, चरक की नहीं मानते हैं। इसलिए हम जब तक ये स्वयं पर आचरण नहीं करेंगे, तब तक उसका पेशेंट को कन्विंसिंगली नहीं कह पाएँगे। श्लोक क्रमांक 12, षष्टिकात् शाली मुद्गांश्र सेंधव अमलके यवान अंतरिक्षम पयस्सर्पी जांगलम मधु चाभ्यसेत। इनका अभ्यास करना है, इन द्रव्यों का नित्य सेवन करना है, बार-बार सेवन करना है। षष्टिकशाली, है ना? 60 दिन में जो चावल बनता है, ये ग्रीष्म ऋतु में तैयार होता है। रक्तशाली, ये हेमंत ऋतु में तैयार होता है। और तीसरा होता है व्रीहि, जो शरद ऋतु में तैयार होता है। तो पहला नंबर दिया है षष्ठी। कभी भी क्रम को मत भूलिए पढ़ते हो। षष्ठी पहला वर्ड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। षष्ठी बनता कब है? तो ग्रीष्म ऋतु में पक्व होता है।
चावल का नेचर क्या है? क्लेद उत्पन्न करना। लेकिन ज़रूरी है क्या? नहीं। शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चावल है। क्यों? पूर्ण अन्न है। शादी की शुरुआत तक चावल से होती है ना? अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ऐसा जब हम बोलते हैं तो अन्न शब्द का अर्थ भात या चावल शब्द से लिया गया है बहुत जगह पर। तो षष्टिशाली ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु ये क्लेद कम करने वाली ऋतु है, इसलिए षष्ठी ऋतु में उत्पन्न चावल सबसे श्रेष्ठ चावल है। इस प्रकार का चावल यदि हम खाते हैं, जिस पर 60 दिनों का काल संस्कार भी हुआ है, जो ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व हुआ है, तो वो चावल मधुर रस होकर भी ब्रूहण करेगा, लेकिन अतिरिक्त क्लेद को निर्मित नहीं करेगा। मधुर रस होकर भी प्रसादभूत कफ की निर्मिति करेगा, विकृत कफ की निर्मिति नहीं करेगा और धातु साम्य प्रस्थापित होगा। कैसा लग रहा है आपको? इजंट इट अमेजिंग? सिर्फ मात्रा शब्द लिया हमने, सिर्फ षष्ठी शब्द लिया, सिर्फ पहला शब्द लिया और उसके क्रॉस रेफरेंसेस देखे। इतनी छोटी चीज समझने पर भी कितना बड़ा एप्लीकेशन एक चीज का हो सकता है, राइट? तो आज से कौन षष्टिशाली स्टार्ट करेगा खाना, या एटलीस्ट उसके बारे में जानने की तो कोशिश करेगा, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे पकाना चाहिए उसे, राइट? सर ठीक है। खरीदेंगे तो किस नाम से खरीदेंगे? मिलता है मैडम, वो साठे साड़ी करके मराठी में बोलते हैं और षष्टिशाली करके रहता है बहुत जगह पर। ठीक है। मैं बताऊंगा आपको बाद में उसके रेफर कहाँ पर मिल सकता है। जी। दूसरी चीज जो हम बहुत सिंपल कर सकते हैं, मुदगा अमलक, ये एक जोड़ी लिख के रखिएगा। कल मैंने आपको कंटकारी और गुड़ूची ये जोड़ी बताई थी, कूड़ा कुट की एक जोड़ी होती है। तो ऐसी जोड़ियां जो है हस्बैंड और वाइफ, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये साथ साथ में बहुत बार दिखते हैं आपको। तो मुदगा अमलक योग ये बहुत बार आया हुआ है, कुष्ठ में खास करके आया है। जो व्यक्ति मुदगा और अमलक का सेवन करता है उसका कुष्ठ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ये नित्य सेवनीय है। तो ये हम भी कर सकते हैं। हरे मूंग लेना है, पाउडर करके रख देनी है उसकी, और उसको समभाग अमल की पाउडर मिक्स करके रखनी है और नित्य सेवनीय भोजन करते वक्त इसको आप या तो जल में मिक्स करके या ऐसे भी इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। सिंपल। नमक हम सबको रिप्लेस करना है, ये तो आप जाते हैं। टाटा को टाटा कर देना है, सेंधव नमक को लाइफ में स्टार्ट कर देना, यूज करना। सेंधव चक्षुष्य है, अनअति उपयोजित है, फिर भी ज्यादा यूज नहीं करना है। यव, इसका भी हमें सेवन करना है। ओट्स हमारे लिए राइट फूड नहीं है। बार्ली, यव हमारा अन्न है, पूर्ण अन्न है, नित्य सेवनीय है। तो यव का जितना हम सेवन करना शुरू करेंगे उतना शरीर की धातुओं की निर्मित अच्छी होगी, पुरुष की निर्मित अच्छी होगी। पुरुष पर बीच में मैंने एक लेक्चर दिया था 10 मिनट का ही है, पुरुष विवेचन, उसमें कि यव का अलग दृष्टिकोण दिया है, वो कभी आपके साथ शेयर करूंगा। अंतरिक्षम पया, एक आज ये मैम ने एक अच्छा आइडिया दिया हंसोदक का, तो इस प्रकार से आप जल की निर्मित कर सकते हैं। सर्पी, घृत का अभ्यास हमें करना है, सेवन करना है। हर एक वैद्य को लेना ही चाहिए, पेशेंट को भी उसकी अवस्था के हिसाब से देना ही चाहिए। हर कहीं पर भी घृत घृत के सिवा तो आयुर्वेद अपूर्ण है। सिर्फ अवस्था पता चाहिए, कब देना है कब नहीं देना है। वात पित्तोत्तर अवस्था में घृत दिया जाता है। अग्नि यदि मंद हो आम अवस्था के कारण तो घृत नहीं देते हैं। धातु बल कम होने के कारण, धातु क्षीण होने के कारण यदि अग्नि मंद है तो घृत दिया जाता है। और वात पित्तोत्तर अवस्था, जिस किसी के भी शरीर में वात पित्त बढ़ा हुआ है, रुक्षता बढ़ी हुई है, उष्णता बढ़ी हुई है, वहां घृतम परम औषधम, घृत से बढ़कर कोई दवाई नहीं। जंगल मांस रस, इसका सेवन जो मांसाहार करने वाले लोग हैं उन्होंने करना चाहिए। हालांकि मांसाहार ये आध्यात्मिक एंगल से, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से निषिद्ध ही है। दैवोपाश्रय, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रथम चिकित्सा दैवोपाश्रय चिकित्सा है। सद्यो अक्लेशेन हंति। तो जिस किसी को भी अपना व्याधि पूरी तरीके से ठीक करना है, अन्य किसी व्याधि में लैंड नहीं करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, उसे मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। ओके, एक पुनः अलग विषय हो जाएगा। मधु चाभ्यसेत, मधु का भी सेवन करना है। मधु के विषय में भी फिर से वही प्रॉब्लम है, कौन सा मधु अच्छा है, कैसा लेना है, उसके ऊपर बाद में कभी चर्चा करेंगे। कहने की बात यह है कि नित्य सेवनीय द्रव्य कौन से आपको पता होना चाहिए और पेशेंट को इसका अभ्यास कराते आना चाहिए, क्योंकि व्याधि अपने आप ठीक होता है 90%। आपका काम 10% ही होता है, और ये 10% में होता है कि धातु साम्य की परंपरा उसमें निर्माण करने के लिए पॉजिटिव चीजें उसमें आप देना शुरू करें। तो एक स्वभाव परम बात पे भी यूट्यूब पे मेरा लेक्चर आपको मिलेगा, वो भी एक बार आप फुर्सत में कभी पढ़िएगा।
सुनिएगा, तो उसमें एक आपको एक नया एंगल, नया डायमेंशन मिलेगा ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते Sir, हैं। हाँ, बताइए, your question. पूछिए। Uh, this is a very practical question. यस मैम। How can we ask a patient who stays in North India or who has come from North India, who साथ में is Goduma, ask them to use a Shashtika Shali? राइट। In अभी South देखिए, India, Shali is a staple food. राइट, एग्री। To nowadays, it is very difficult because we don't know which Rutu they have harvested, राइट। how old it is. As it grows, as it is matured old, the rice is good. In olden days, there was every house has a field. They had it, and they राइट। know which one to. Not new rice is not good for anybody. So what? How can practically advise? Goduma is when I have a North Indian patient. How can I ask to take? That is a satmya for them. राइट। हाँ, अभी देखिए, इसमें ऐसा है, अच्छी बात बताई आपने, वेरी नाइस। सो गोधूम का वर्णन नित्य सेवनीय में चरक ने नहीं किया है, लेकिन वाग्भट ने किया हुआ है। वाग्भट नित्य सेवनीय में गोधूम का वर्णन करते हैं। सो ये देश के हिसाब से भी आप परिवर्तन इसमें करना जरूरी होता है। जैसे अभी जिसको गोधूम साथ में है उसको गोधूम ही करना है, जिसको चावल साथ में उसको चावल ही करना है। और यदि दोनों नहीं मिल रहे उपलब्ध, तो आप कहीं से मंगवा कर भी उसे आप दे सकते हो। जैसे गोधूम का चूर्ण करके रख दिया और उसको एज अ औषध भी आप सेवन कर सकते हैं। चावल नहीं मिल रहे, कहीं से लाया, उसका फ्लोर बना के रख दिया, आटा बना के रख दिया, और उसको एज अ दवाई भी आप उसको सेवन करवा सकते हैं। सो नित्य सेवनीय का सेवन करना किसी भी फॉर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर दैन दूसरी चीजों का सेवन करना। पिज्जा, बर्गर वो सेवन करें, उससे तो कहीं अच्छा है कि आप भले ही असात्म्य चीज का सेवन करें, लेकिन वो नित्य सेवनीय कैटेगरी में से हो। राइट। सो दिस इज पॉसिबल। राइट पाइस्विनी मैम। Yeah. Oh, सो दिस थिंग कैन बी डन। इसके ऊपर फिर से हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत बड़ा विषय है। thank you very much. सर मुदक आमलक योग में मुदक को फिर हमने पाउडर किया, क्या उसको भून के किया या हाँ, कच्चे को किया? भून के ही करना चाहिए आइडियली। ठीक। हल्का हो जाएगा ना, जितना लघुता उसमें हम लाएंगे उतना अच्छा है। नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो इनबिल्ट लघु है, लेकिन और करते तो और लघु हो जाएगा। और वैसे भी क्लेद की संपत्ति कुष्ठ में होती है, तो वहां पर जो भी योग दिए जाए वो लघु रुक्ष इस प्रकार से देने चाहिए। ठीक, थैंक यू। यस। हाँ, बोलिए। मात्रा कितनी चाहिए नित्य सेवनीय द्रव्य की? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आगे का ही श्लोक हमने देखा नहीं। मात्रा पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी, मात्रा शिष्यात मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षिणी। तो अग्नि का बल कैसा है उसके हिसाब से मात्रा आपको देनी पड़ती है। ये फिर से कोई थम रूल नहीं है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। ये हर एक ऋतु के हिसाब से भी बदलेगा। हेमंत ऋतु है तो उसका भी अग्नि अच्छा रहेगा। जो अग्नि मानने वाला भी पेशेंट है उसका भी अग्नि हेमंत में थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको फिर से थोड़ा चेंज करके देना पड़ेगा। तो दुष्यम, देशम, बलम, कालम, ये सबको मद्देनजर रखते हुए और मात्रा के जो लक्षण है, सम्यक मात्रा के जो चरक विमान 2 में दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा। तो पहले तो आप ये सोचो कि हर एक चीज प्रैक्टिकल है। हर एक चीज, हर एक शब्द प्रैक्टिकल है। वो कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान की तो शुद्धि कर ही रहा है, और ज्ञान की शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो अपने आप उसका रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस में दिखता ही है। ओके। श्लोक नंबर 103। नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत्। फैंटास्टिक श्लोक है। जिस प्रकार नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और रथ का स्वामी रथ की सार संभाल में सदा सावधान रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने शरीर को आवश्यक कृत्यों को पूर्ण करने में सावधान रहे। राइट। नगरी नगरस्यैव, नगरी और नगरस्य, इधर आपको थोड़ा सा संस्कृत का भी देख लेते हैं। ये श्लोक का अन्वय लगाते हैं, किस प्रकार से उसको पढ़ना है। बहुत बार हमें ट्रांसलेशन तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि हम उसका अन्वय ठीक से लगा पाए। भवेत ये क्रियापद है, पहले क्रियापद देखना चाहिए कौन सा आता है। अभी इसी श्लोक को सिर्फ रीअरेंज करते हैं, तो आप ही सोचिए आपको जरूरत है क्या ट्रांसलेशन पढ़ने की। यथा नगरी नगरस्य इव, नगरी मतलब नगर का रक्षक,
प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए देश के हिसाब से देखा जाए तो। यथा नगरी नगरस्य इव रथी रथस्य इव, रथ का स्वामी जो होता है वो रथी, रथस्य इव। तथा, तथा लिखा हुआ नहीं है, वो अनुक्त से समझना है। तथा मेधावी, मेधा वाला व्यक्ति स्व शरीरस्य, खुद के शरीर की, कृत्येषु अवहिताः भवेत्, अपने शरीर की कृत्यों को पूर्ण करने में सावधान रहता है। इन शॉर्ट, इसने 2 एग्जाम्पल दिए, चक्रपाणी की टीका में आपको उसका आंसर मिलेगा कि शरीर के अंतरंग जो हेतु है, यानी कि दोष, जैसे एक नगरी होता है, वो अपने देश के जो लोग हैं, देश को देश के लोगों से ज्यादा भय होता है ना। हमारे ही लोग, या नरेंद्र मोदी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मोदी को सबसे ज्यादा तकलीफ किससे है, तो कांग्रेस से है या बाकी पार्टियों से है, तो वो लोग ही देश का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। देश के अंतर्गत ही संरचना ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए दोषों की तरफ पहले ध्यान रखना है, जो स्वयं दोष शरीर का भाग है। और रथस्यैव रथीयः था, इससे बाह्य आगंतुज हेतुओं के तरफ ध्यान किया गया है। तो जो व्यक्ति निज हेतुओं से और आगंतुज हेतुओं से हर दम हर क्षण रक्षा में लगा हुआ रहता है शरीर की, उसे कोई विकार होता नहीं है। मोदी जी बिल्कुल इसी श्लोक का फॉलो कर रहे हैं, देशवासियों को जीत रहे हैं और बाहर जाकर हर देश में इधर उधर जाकर आगंतुज रोगों पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृतेषु अवहितो भवेत्, तो हर जगह आयुर्वेद है, उनको पता भी नहीं है कि वो इस श्लोक को फॉलो कर रहे हैं वो, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मात्रा शितीय से। और कुछ आपको पूछना है क्या? कोर्स का उद्देश्य आपको क्लैरिटी लाना है, स्पून फीडिंग करना नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चंस आप पूछेंगे, उसके ऊपर आंसर मिलेगा, क्योंकि बेसिक तो आप सबको पता ही है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ कंसेप्ट जहाँ पर वीक है वो क्लैरिटी देना ही इस कोर्स का उद्देश्य है। तो पूरा अध्याय तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक श्लोक ही हमने देखा, एक शब्द के ऊपर 1 घंटे तक, 3 घंटे तक बोला जा सकता है क्रॉस रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, 2 मिनट में कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में डालिए। उसके बाद मुझे तस्या शितीय से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताना है, वो बताता हूँ। टाइप इन द चैट बॉक्स, इट इज अमेजिंग, इट इज फैंटास्टिक, हेल चरक, कुछ तो टाइप कीजिए, ताकि भगवान चरक को भी लगे आप उनके साथ है, सुन रहे हो उनको। राइट। और कुछ चीज आपको समझ में नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस फीडिंग हो रहा है और ऑडियोज भी आपके पास है, तो फोमो में मत जाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत जाइए। कुछ मिस नहीं होता है, जितना जरूरी होता है जिस वक्त, उतना बराबर आपको मिलता ही चला जाता है। हर एक चीज समझ में आ जाए ये भी जरूरी नहीं है, और मेरी हर एक चीज आपको कन्विंस हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आप तो नहीं हूँ, है ना। तो आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हो, स्ट्रेट अवे बोल भी सकते हो, सर नहीं ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। सो आई एम टोटली फॉर इट। ओके, इंपॉर्टेंट इज प्योर लर्निंग, जितना हो सके हम अपने थॉट्स को प्योर बनाते चले जाएं। ठीक है, तो अभी तस्या शितीय देख लेते हैं। मेरे 3 गुरु है, सदगुरु वास्तव में। एक ऋषिकेश मेत्रे सर है, एक प्रमा जोशी मैम है, और एक तपन कुमार सर है गुजरात से। इनसे जो प्राप्त किया ज्ञान है वही आपको मैक्सिमम यहाँ पर मिल रहा है। मेरा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम है। तो जो भी चीज़ें वंडरफुल है, फैंटास्टिक है, अमेजिंग है, वो उनसे आई हुई है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी कभी कभी आपको बोल देता हूँ कोई चीज़ें, बिकॉज वो वहाँ से आई हुई है, तो उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। और जहाँ पर मुझे भी डाउटफुल है तो मैं वहाँ पर क्लियरली आपको वैसा बोल देता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। तो अभी जो वाक्य आने वाला है ये प्रमा मैम से आया हुआ है, इसलिए विदाउट अ डाउट इससे बढ़कर कोई वाक्य हो नहीं सकता। विजुअलाइज कैसे करते हैं देखिए, बड़े लोग, गुरु जो ले रहते हैं उनका विजन किस प्रकार से होता है। स्वस्थ चतुष्क मैम ने इसको कोरिलेट किया है पंचकोश शरीर से, वो हम देखने वाले हैं बाद में डिटेल में। तो उनका कहना ऐसा है कि 5वां और 6वां जो अध्याय है, मात्रा शितीय तस्या शितीय, ये आपके अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए बनाया हुआ है। जो जो कुछ जरूरी है आपके शरीर के, स्थूल शरीर के अच्छा रखने के लिए, वो वहां पर उसका सब वर्णन है। 7वां जो अध्याय है वो न वैगान धारणीय, वो आपके प्राणमय कोश के लिए बनाया गया है। आपका प्राण की शक्ति, प्राण ये शक्ति है, रक्त के आधार से वो काम करती है, उसको किस प्रकार से अच्छा रखा जाए
उसके लिए न वैगाण्य धारणीय है। और 8वां जो अध्याय शिखर अध्याय है स्वस्थ चतुष्क का, वो आपके विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश यानी कि बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, इसके ऊपर काम करने के लिए लिखा गया है। प्रज्ञा अपराध ये सभी रोगों का मूल है। यदि आप प्रज्ञा अपराध को हील कर दो तो व्याधि अपने आप ठीक हो जाएगा। जब प्रज्ञा अपराध करो ही नहीं तो व्याधि होगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति, जो पेशेंट तीक्ष्ण बुद्धि का है, वो प्रज्ञा अपराध से ठीक होगा, वो 8th अध्याय से ठीक होगा। जिसकी बुद्धि मध्यम है वो न वैगाण्य धारणीय से ठीक होगा, और जो मंद बुद्धि का है वो मात्राशीतीय और तस्याशीतीय से ठीक होगा। हीलिंग जो है ये बाहर, अंदर से बाहर होता है, राइट। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इस प्रकार से अंदर से बाहर हीलिंग होता है। लेकिन जब तक प्रज्ञा की विशुद्धि नहीं हुई तब तक प्योर हीलिंग नहीं है। अल्टीमेटली हमें उसको प्रज्ञा विशुद्धि तक लेके जाना होता है पेशेंट को, लेकिन डायरेक्टली वो वैसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उसकी प्रज्ञा तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इतना आवरण है रज और तम का स्थूल शरीर में ही कि वो उसकी प्रज्ञा कहाँ से शुद्ध होगी। इसलिए हमें मात्राशीतीय तस्याशीतीय से शुरू करना पड़ता है, राइट। आर यू गेटिंग मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप प्रमा मैम यू आर फैंटास्टिक इन द चैट बॉक्स, ताकि मेरी गुरु की ऊर्जा आपको भी मिले। ये बातें कभी कॉलेज में कोई सिखाता नहीं, ना समझ में आती है। इसके लिए गुरु ही चाहिए, सदगुरु ही चाहिए, जिसने उस चीजों को कितने अध्ययन के बाद उन्होंने इस चीज को समझा होगा। आपको यह एक वाक्य कितना इजीली मिल गया है ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सदगुरु। फैंटास्टिक। अभी हमारे पास सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स बचे हैं, तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत प्रैक्टिकल है, वाकई में प्रैक्टिकल है, राइट, वो आपको बता देता हूँ। कोई बात नहीं मैत्रेय मैम, हम इसके ऊपर एक फिर से लेने वाले हैं। उसमें आपको बताऊंगा कि पंचकोश और इसका कैसा प्रैक्टिकल रिलेशन है। अभी तस्याशीतीय से एक बात ऐसे बता देता हूँ कि पूरा जो हमारा दिन है 24 घंटे का, वो 8 यामों में विभक्त होता है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, 8 यामों में विभक्त किया गया है। पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। ठीक है, अभी हम इसको मान के चलते हैं कि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो पूर्वान्न जो है ये 3 घंटे का रहेगा, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह। मध्याह्न जो है ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अपराह्न 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। सायंकाल 3 से 6, प्रदोष 6 से 9, निशीथ जो है वो रात के 9 से 12, त्रियामा 12 से 3 प्रातः के इसमें, और उषा काल जो है वो सुबह का, प्रातः काल का 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का। अभी फिर से एक वाक्य देता हूँ जो मेरे गुरु वैद्य अनिल पानसे इनका है, मराठी में है, उसको हिंदी में बताता हूँ बाद में। ज्याला 3-13 कळले त्याच्या आयुष्यात कधीच 3-13 वाजत नाही। मतलब जिसको वाग्भट सूत्रस्थान 3रा अध्याय समझ में आ गया और फिर 13th अध्याय समझ में आ गया, वो कभी भी कोई गलती नहीं करता, या उसको हर एक प्रकार की चिकित्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? उनका ऐसा कहना था कि जो व्यक्ति हर एक पेशेंट में, जो डॉक्टर, जो वैद्य हर एक पेशेंट में ऋतु विजुअलाइज कर सकता है। जैसे उधर का पेशेंट है तो वहां पर वर्षा ऋतु चल रहा है उसके शरीर में। कोई पेशेंट वात रक्त का है तो उसके शरीर में ग्रीष्म और शरद ऋतु साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इस प्रकार से जो हर एक व्याधि में, हर एक रुग्ण में ऋतु विजुअलाइज कर सकता है, और फिर उसको सिंपल है, फिर आपको ऋतु विपरीत चिकित्सा देनी है। जो जैसा ऋतु है उसके विपरीत आपको उसको आहार देना है। सिंपल, आहार विहार औषध सब उसमें आ गया। आपको सिर्फ ऋतु आइडेंटिफाई करना है, और वो भी गुण के बेसिस पे। आपने यदि ऋतु आइडेंटिफाई कर लिया और गुण आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके विपरीत आपको उन गुणों का ऋतु विपरीत आहार विहार उसको दे दिया तो चिकित्सा हो गई। ठीक है, तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पूर्वान्न मध्याह्न, तो इसका एक लॉजिक है। ये सुश्रुत सूत्रस्थान 6th अध्याय में दिया है, सिर्फ सुश्रुत का एक्सक्लूसिव रेफरेंस है कि उसने हर एक ऋतु को, हर एक दिन को ऋतु से कोरिलेट किया है, हर एक दिन के एक भाग को ऋतु से कोरिलेट किया है। जैसे पूर्वान्ने वसंताः, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सुबह का, वो वसंत ऋतु से कोरिलेट किया गया है। यानी कि इसमें वसंत के लक्षण दिख सकते हैं, या वसंत ऋतु का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार से। मध्याह्न जो है ये ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड है। अपराह्न ये प्रावरुट ऋतु से रिलेटेड है। प्रदोष यानी कि शाम के 6 से 9 का समय ये वर्षा से रिलेटेड है।
अर्धरात्र ये त्रियामा में आएगा, रात के 12 से 3 बजे तक, ये शरद ऋतु से रिलेटेड है। और उषा जो है ये हेमंत ऋतु से रिलेटेड है। अभी इसका एप्लीकेशन देखिए, ऋतु हरितकी के हिसाब से इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। पूर्वान्न, अभी हम पूर्वान्न में है, अभी वसंत ऋतु चल रहा है शरीर में। वसंत ऋतु कफ बढ़ाएगा, कफ प्रकोप का काल है, कफ प्रकोप ना हो शरीर में, इसलिए हर वैद्य ने हरितकी का सेवन करना चाहिए मधु के अनुपान के साथ इस समय में। आगे हम मध्याह्न में बढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु आएगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ग्रीष्म ऋतु यानी कि वात पित्त बढ़ी हुई अवस्था, रुक्ष उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, कटुरस बल है वहां पर, तो कटुरस शरीर को नुकसान कराने वाला है, वहां पर आपको मधुर रस सेवन करना चाहिए, कटु का विपरीत यष्टि का सेवन आप वहां पर कर सकते हो। अपराह्न 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये प्रावरूट का समय है, सायंकाल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस समय विशेष दोष की कोई ये नहीं है, क्योंकि ये भोजन का समय है, यहाँ पर भोजन पे ही फोकस करना है। प्रदोष आएगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, वर्षा ऋतु चल रहा है बॉडी के अंदर। अग्निमंद है, तीनों दोषों का प्रकोप है, स्वतंत्र वात प्रकोप है, अम्ल रस बलवान होता है प्रदोष में, वर्षा में। अमलकी का सेवन आप कर सकते हो, पेशेंट को बता सकते हो अमलकी रसायन इस समय आप सेवन कीजिए। त्रियामा है, रात का समय है, शरद का समय है, बहुत लोगों को हार्ट अटैक इसी समय पे आता है, या अम्ल पित्त जैसी शिकायत वहां पर ही होती है। शरद ऋतु वहां पर चल रहा होता है इस समय। शरद ऋतु में लवण रस बलवान होता है, लवण रस का विपरीत रस कषाय होता है, कषाय रस आप सेवन वहां पर कर सकते हो। कोई लक्षण लेकर पेशेंट आता है बहुत बार की शिरशूल होता है या अम्ल पित्त होता है, उसी समय पर होता है, तो आपको नित्य अभ्यास करा दीजिए उसको कषाय या तिक्त रस का। मुद्ग का सेवन करा दीजिए किसी कषाय रस के रक्त प्रसादन अम्ल पित्त हर द्रव्य के साथ, उस समय पर भी आपने किया तो भी चलेगा। ये एक एंगल है, एकांतिक विचार है। हाँ, फिर से, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हमें देखने होते हैं प्रैक्टिस में, ये एकांतिक विचार है। प्रातः काल हेमंत है, कफ का क्षय हो रहा है, सुबह सुबह क्षीर घृत का सेवन करना चाहिए हर एक वैद्य ने या पेशेंट ने भी, जिसका अग्नि अच्छा है, निराम अवस्था है उसमें। या यष्टि का सेवन करना चाहिए, जैसे अभी मैं ये लेक्चर लेता हूँ तो यष्टि का सेवन करके ही लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि यष्टि ये कीर्ति सिद्धि भी दिलाने वाली है, मधुर भी है, और मेरा फेवरेट द्रव्य भी है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट समझ में आई, डिटेल बाद में देखेंगे। एक विजन मिला आपको इससे, कुछ नया, अलग, डिफरेंट? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी नाइस। जितना समझिए, जितना ग्रहण हो रहा है उतना कीजिए। आप सभी भी व्यस्त होंगे आपके स्केड्यूल में, आपके अध्ययन में लेकर, तो जितना समझ में आता है और जो चीजें आपको क्लिक हो रही है कि यस ये मुझे बहुत पसंद है, तो इमीडिएटली उसका माइंड मैप बना लीजिए जब भी आपको टाइम मिलेगा। संपूर्ण चरक संहिता आप इस लाइफ टाइम में ना तो पूरी समझने वाले हो, ना पूरी प्रैक्टिस करने वाले हो। हम अध्ययन जरूर करेंगे उसका, लेकिन जो आपके काम का है वो आप लीजिए, उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस सिर्फ चलेगी ही नहीं, दौड़ेगी। वो सिर्फ दौड़ेगी ही नहीं, आगे जाके उड़ेगी। राइट, अमेजिंग। तो हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। जो लोग नए आए हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं चरक क्लैरिटी ओशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स। एक 3 दिन तक मैं अलाउ करूंगा, उसके बाद वी विल बी क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन। ये आज का सिर्फ आपके लिए फ्री डेमो था, देखने के लिए कि क्या रहता है इसमें, समझने के लिए। ओके, यस, एनीवन क्वेश्चंस प्लीज? बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हर्षल वैद्य चैनल पे, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9503504200, वैद्य मयूर सुराना। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, या अन्य किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है हर लर्निंग में। तो जी सर, कषाय रस का तो सबसे बेस्ट द्रव्य लवण के अपोजिट ये हरितकी ही है। पंचरस है, लवण वर्जित है और कषाय प्रधान है। ठीक है सर, रसांजन और सौविरंजन के बारे में बताइए कुछ। जी। भी ये सेशन एंड हो जाएगा तो जितना होता है उतना बताता हूँ। देखिए, जी अंजन ये बहुत बड़ा उपक्रम है। सबसे पहला उपक्रम अंजन बताया है भगवान चरक ने। हमने नित्य अंजन करना चाहिए, पहली बात। मधु से तो करना चाहिए, रसांजन श्रोविरंजन मिलता है नहीं मिलता है बात की बात है। मधु से हर एक वैद्य ने अंजन करना चाहिए सुबह उठने के बाद।
क्योंकि चक्षु प्रधानम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों में प्रधान चक्षुरेंद्रिय है। पेरिफेरल विजन आपकी बढ़े, पारायण आपको ग्रास्प हो, इसलिए चक्षुरेंद्रिय का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। सिंपल मधु का अंजन कीजिए। चक्षु तेजोमयम विशेषात श्लेष्मणोभयम, श्लेष्म का भय यदि मिटाना है तो अंजन सबसे बड़ा उपक्रम है। अग्नि बढ़ेगा वहाँ का, आलोचक अग्नि बढ़ेगा तो ग्रास्पिंग बढ़ेगा, उसका इफेक्ट साधक अग्नि पे जाएगा। साधक अग्नि बढ़ेगा तो भूख बढ़ेगी, ज्ञान ग्रहण की भूख बढ़ेगी, तो आदमी अपने आप फोकस्ड हो जाएगा अच्छी अच्छी चीज़ों में, और उसका एक अंजन का इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है। तो रसांजन तो आपको पता है, जैसे दारू हरिद्रा के क्वाथ से बनाया जाता है। मार्केट में 1 या 2 ही फार्मेसी का मिलता है। और सौम्य अंजन आपको ज़्यादा करके करना है। तीक्ष्ण अंजन हफ्ते में 1 बार ही करना होता है। तो मैं सबसे बेस्ट सलाह देता हूँ, वो आप उस झमेले में न पड़कर मधु और घृत का या सिर्फ मधु का अंजन भी नित्य नियमित करते हैं तो लगभग उतना ही इफेक्ट मिलता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको कफ से भय है, वो कफ का भय उसका कम करना है, कफ मिटाना है स्थानिक। तो मधु सबसे उत्तम कफहर द्रव्य है, उसका अंजन आप कर सकते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब ये सेशन बंद होने जा रहा है, तो बाकी के आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।